हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जीवीएफ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रैपिडली वैरिड फ्लो। रैपिडली वैरिड फ्लो में हमें सीखना क्या क्या है। हमें टाइप्स ऑफ रैपिडली वैरिड फ्लो देखने हैं, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है ये देखना है, और हाइड्रोलिक जंप को एनर्जी डेसिपेटर क्यों बोलते हैं और हाइड्रोलिक जंप के यूजेस क्या क्या हैं हमें ये सीखना है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल, फ्लैट हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए सभी फॉर्मूले देखने हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल किसी भी चैनल के लिए, कोई भी शेप हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, उसके लिए फॉर्मूले देखने हैं। और इसके बाद स्लोपिंग रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमें पूरे फॉर्मूले देखने हैं और इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे सब होता क्या है। रैपिडली वैरिड फ्लो होता क्या है, जैसे आप लोगों ने जीवीएफ पढ़ा, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या था कि डेप्थ में चेंज होता था। जैसे ये बहुत लंबी सी डिस्टेंस है, यहाँ पर डेप्थ कुछ है, सपोज y1 डेप्थ है, ये सेक्शन 1 है और यहाँ पर सेक्शन 2 है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से डेप्थ कुछ ऐसा था, आगे जाते हुए डेप्थ कुछ कम हुआ, यहाँ पर अवेलेबल डेप्थ हो गया y1 और यहाँ पर वाटर का जो डेप्थ हुआ अवेलेबल वो हो गया y2। तो y1 से y2 चेंज हुआ, इसलिए अब ये यूनिफॉर्म तो रहा नहीं, तो ये हो गया वैरिड फ्लो। और वैरिड फ्लो में जो डेप्थ में वेरिएशन दिखा, यानी ये जो वेरिएशन दिखा, ये हमें एक बहुत लंबी डिस्टेंस के बाद दिखा, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। और जब यही जो डेप्थ में वेरिएशन है या वेलोसिटी में वेरिएशन है, ऐसे चीज़ें जो हैं वो बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में देखने को मिल जाती हैं, तो उसे हम लोग रैपिडली वैरिड फ्लो बोलते हैं। ठीक, मतलब कि ये जो वेरिएशन जो इतनी डिस्टेंस में मिला, अब हमें क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस के बाद ही हमें ये वेरिएशन यहाँ पे y2 हमें मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको भी शो करते हैं लंबी डिस्टेंस में ही। अब अवेलेबल जो डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है और अब भी क्या होगा, डेप्थ में चेंज होगा। तो जब डिस्टेंस बहुत कम है बीच की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच में जब डिस्टेंस बहुत कम है तो हम लोग कई जगहों पे क्या करते हैं, इस डिस्टेंस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को हटा भी देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग सीखें, ये रैपिडली वैरिड फ्लो था जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रैपिडली वैरिड फ्लो होता क्या है, जब हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक बहुत छोटी सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद चेंज हो जाती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैपिडली वैरिड फ्लो। डिफरेंस जो है आरवीएफ और जीवीएफ में वो सिर्फ इतना ही है कि जीवीएफ में यही काम बहुत लंबी डिस्टेंस के बाद होता है और आरवीएफ में बहुत छोटी सी डिस्टेंस से वही काम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ आपको सीखनी है वो है टाइप्स ऑफ आरवीएफ सीखना है। तो टाइप्स ऑफ आरवीएफ कितने तरीके का होता है रैपिडली वैरिड फ्लो। तो रैपिडली वैरिड फ्लो होता है दो तरीके का, स्टडी रैपिडली वैरिड फ्लो और अनस्टडी रैपिडली वैरिड फ्लो। अगर ध्यान हो तो ये आप लोगों ने सीखा है यूनिट 1 में। देखिए, अब सीखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये एक छोटी सी डिस्टेंस है, सेक्शन 1 यहाँ पर है, सेक्शन 2 यहाँ पर है और डेप्थ का वेरिएशन कुछ ऐसा हो रहा है। वाटर सरफेस है, प्रोफाइल है, ये कुछ ऐसा है। ठीक, तो अब क्या है कि अगर ये स्टडी रैपिडली वैरिड फ्लो है तो होगा क्या कि जो प्रोफाइल एक सेक्शन पे हम लोग बात करें, इस सेक्शन पे, ये कोई एक्स सेक्शन हमने ले लिया, इस सेक्शन पे बात करें तो इस सेक्शन पे टाइम t = 0 पर अवेलेबल जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए y है, हाइट जो वाटर की अवेलेबल है वो y है।
हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे देखा, हमें ये सिनेरियो देखने को मिला। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने कुछ सेकंड कुछ मिनट्स वेट किया। सपोज़ t1 टाइम के बाद हमने फिर देखा, t1 टाइम के बाद हमने फिर से एनालिसिस किया डेप्थ का, वेलोसिटी का, फ्लो प्रोफाइल का, तो हमें अभी भी वही डेप्थ y मिल रही है, वही वेलोसिटी v मिल रही है। तो इस तरीके के फिर हमने कुछ टाइम के बाद t इक्वल टू t2 टाइम के बाद चेक किया, तो भी हमें जो अवेलेबल डिस्टेंस, अवेलेबल हाइट और वेलोसिटी वगैरह है, वो सब अभी भी हमें उतना ही मिल रहा है। तो इस तरीके के जो प्रोफाइल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टडी वेरीड फ्लो। मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ अगर हम मूव करेंगे तो ऑब्वियसली देखिए y1 y2 ऐसे ऐसे चेंज होता चला जा रहा है, वेरीड फ्लो है, और बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, यानी रिपीटली वेरीड फ्लो है। लेकिन एक सेक्शन पर जो डेप्थ है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग स्टडी वेरीड फ्लो बोलते हैं। और अभी कई लेक्चर्स में आप लोग पहले इसी तरीके का वेरीड फ्लो सीखते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है अनस्टडी रैपिडली वेरीड फ्लो। अनस्टडी रैपिडली वेरीड फ्लो में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेरी करेंगे, डेप्थ वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो। लेकिन अगर आप किसी एक सेक्शन पर खड़े हो जाते हैं और उस जगह पर वेलोसिटी, उस जगह पर अवेलेबल वर्टिकल डिस्टेंस, इन सब का एनालिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो सपोज़ हमें डेप्थ मिला y, वाटर का डेप्थ मिला y, तब हम लोग, और अगर इसके बाद हम लोग t इक्वल टू t1 टाइम पे फिर से हमने चेक किया, तो अब जो अवेलेबल डेप्थ होगा, अवेलेबल वेलोसिटी होगा, वो अब y नहीं रहेगा, वो चेंज हो चुका होगा। कितना हो गया होगा, सपोज़ अब अवेलेबल डेप्थ जो है वो ये हो गया t इक्वल टू t1 टाइम पे। फिर t इक्वल टू t2 टाइम पे हमने फिर से चेक किया, t इक्वल टू t2 टाइम पे हमने चेक किया, फिर से चेंज हो गया इसी सेक्शन पे। ये जो डेप्थ मैं इंडिकेट कर रही हूँ इसी सेक्शन पे इंडिकेट करें, अगर एक के ऊपर एक बना दूंगी तो ओवरलैप हो जाएगा। तो यही जो डेप्थ है वो दूसरी डेप्थ मिली, सपोज हमें मिला y2, ये है y2। तो इस तरीके के फ्लो पे आप क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने पर भी डेप्थ चेंज हो रहा है, तो मतलब वैरिड फ्लो है। जो डिस्टेंस अवेलेबल है किन्हीं दो सेक्शन के बीच में, मतलब ये जो वेरिएशन हो रहा है ये विजिबल हो जा रहा है। मतलब ये जो वेरिएशन है डेप्थ वगैरह में, ये हमें दो हॉरिजॉन्टल बहुत छोटी सी डिस्टेंस के बाद ही विजिबल हो जा रहा है, मतलब रेपिडली वैरिड फ्लो है। रेपिडली वैरिड फ्लो के बाद चूँकि एक सेक्शन पर अगर आप खड़े हो जाएं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही वेरिएशन हो रहा है, तो इस तरीके के वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टडी रेपिडली वैरिड फ्लो। आप लोगों को ये वेरिएशन भी सीखना है, लेकिन अभी मुझे लगता है यूनिट 5 में सबसे लास्ट टॉपिक ये होगा, तो हो सकता है मैं अभी ये स्टडी वैरिड फ्लो कवर करने के बाद मैं अनस्टडी वैरिड फ्लो अभी कवर कर दूंगी। वैसे वो पार्ट है आपका यूनिट 5 का, ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने कितना सीखा है कि रेपिडली वैरिड फ्लो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, स्टडी रेपिडली वैरिड फ्लो और अनस्टडी रेपिडली वैरिड फ्लो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको सीखना है कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। हाइड्रोलिक जंप टाइप है आरवीएफ का। टाइप क्या, एक फिनोमिना है जिसमें आरवीएफ है, मतलब रेपिडली वैरिड फ्लो है, मतलब छोटी सी डिस्टेंस में ही डेप्थ वगैरह में एक बहुत लार्ज वेरिएशन देखा जा सकता है। तो जो हाइड्रोलिक जंप है वो होता क्या है, जब कोई वाटर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, कोई एक स्लोप है, कोई एक सरफेस है, सपोज़ ये सरफेस है,
थीटा है, ओपन चैनल फ्लो है, हर जगह थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सरफेस है जिसमें सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा था। सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है मतलब हम सीडीएल बना देते हैं, सपोज सीडीएल जो है वो ये है CTL, ये सीडीएल है। अब क्या हो रहा है कि अब होगा वाटर का फ्लो, इसके ऊपर वाटर का फ्लो कराएंगे। जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो हमने बोला कि जब एक सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम, मान लीजिए 2 सेक्शन, हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा है सेक्शन 1। सेक्शन 1 पर सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा था। सुपर क्रिटिकल फ्लो है मतलब सीडीएल के नीचे रहेगा आपका, यहाँ पर फ्लो रहेगा, इस जगह से स्टार्ट होगा। तो वाटर का जो डेप्थ अवेलेबल है सेक्शन 1 पे वो कितना है, y1 है, y1 है। अब होगा क्या कि ये सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम है, जब ये आगे की साइड जाएगा इसकी वेलोसिटी सेक्शन 1 पे बहुत ज़्यादा होगी, डेप्थ बहुत कम होगी। लेकिन ये जैसे ही आगे जाएगा तो आगे जाकर किसी वजह से अगर ये आगे जाकर सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हुआ, सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हुआ, आगे जाकर सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हुआ, तब हाइड्रोलिक जम का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने ब्रेक इन ग्रेड्स बताया था तब ये बात हमने बोली थी कि जो फ्लो है वो डिपेंड करता है स्लोप पे। तो अगर स्लोप चेंज हो जाता है तो किस तरीके का फ्लो होने वाला है वो भी चेंज हो जाता है। तो अगर सिचुएशन होती है कि स्टीप से माइल्ड पे जा रहा है फ्लो, स्टीप से माइल्ड पे जाएगा तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है, ये बात बताई गई थी। तो अभी देखिए हो क्या रहा है, अभी भी तो वही फॉर्म हो रहा है कि सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम जो है वो आगे जाकर सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हो रही है। जब सब सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम जो है वो आगे जाकर सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हो रही है तब हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, फिनोमिना सुनिए। अभी क्या है, ये सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम में चल रहा है, जो डेप्थ अवेलेबल है वो y1 है। अब होगा क्या कि अगर इसको सब क्रिटिकल बनना है यानी इसको सीडीएल क्रॉस करना है और ऊपर निकलना है, तभी तो ये सब क्रिटिकल बनेगा। मतलब अवेलेबल जो डिस्टेंस है वाटर का वो सीडीएल से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल होगा। तो जब ये ऊपर बढ़ने लगता है, जब ये डिस्टेंस जो है ये धीरे धीरे चेंज होने लगती है, तो चेंज होने के साथ क्या होते हैं, इसमें इर्रेगुलरिटीज़ बढ़ने लगती हैं, रोलर फॉर्म होने लगते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, मतलब ये किसी भी तरीके का बन सकता है। यहाँ पर हम लोग रोलर्स मानते हैं कि यहाँ पर रोलर फॉर्म हो रहे हैं। रोलर मतलब इर्रेगुलरिटीज़ हैं, इर्रेगुलरिटीज़ रहेंगी, मतलब ऐसे 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 फ्लो होता रहेगा। उसको हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि किस तरीके का फ्लो होगा, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ये सीडीएल से ऊपर गया, इर्रेगुलरिटीज़ फॉर्म होते होते ये ऊपर पहुंच गया। जैसे ही सीडीएल से ऊपर निकला ये हमारा सब क्रिटिकल में चेंज हो गया। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये देखिए, ये हमने बनाते थे ना, यहाँ पर अवेलेबल डेप्थ शो करते थे, इधर एनर्जी शो करते थे और यहाँ पर एक कर्व बनता था। ये कर्व बनता था और हम बोलते थे इस पर्टिकुलर एनर्जी पर, एक ही पर्टिकुलर एनर्जी पर 2 डेप्थ पॉसिबल होती हैं। सेम क्यू के लिए 2 डेप्थ पॉसिबल होती हैं। जब 2 डेप्थ पॉसिबल होती हैं तो एक डेप्थ जो होती है वो सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम की होती है, जो कि है ये इतनी सी डेप्थ है, और एक होती है सब क्रिटिकल स्ट्रीम की जो कि है इतनी डेप्थ, ठीक। तो अभी क्या है कि जब हमारा फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम के साथ उसी एनर्जी के साथ आगे जाएगा तो वो अपनी सब क्रिटिकल स्ट्रीम, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, Q1 = Q2 चल रहा है, तो क्या करेगा, अपनी सेम एनर्जी के सेम Q के करस्पॉन्डिंग सब क्रिटिकल स्ट्रीम की डेप्थ को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो सॉरी, तो होगा क्या, कोशिश करता है ये फ्लो आगे जाने पर इसकी y1 के करस्पॉन्डिंग, जो इसकी सुपर क्रिटिकल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग सब क्रिटिकल डेप्थ होगा, उसको
अचीव करने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग बोलते थे अल्टरनेट डेप्थ। ये अपनी अल्टरनेट डेप्थ पाने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या कि रोलर्स बीच में फॉर्म हुए हैं। चूँकि रोलर्स फॉर्म हुए हैं इसलिए एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही वो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर जाने लगेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन अभी भी क्यू उतना ही है, क्यू वही है, लेकिन एनर्जी कम होती जा रही है और ये सब क्रिटिकल स्ट्रीम पे भी पहुंचेगा, तो होगा क्या कि ये y1 के करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ को अचीव नहीं कर पाएगी, बल्कि उससे थोड़ा कम अचीव कर पाएगी। क्या रीज़न है? क्योंकि एनर्जी कम है। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये है, ये मान लीजिए सेक्शन पे एनर्जी थी इतनी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ा एनर्जी हो गई कम, मतलब हो गया सपोज एनर्जी हो गया इतना, तो अब जो ये डेप्थ अचीव करेगा सब क्रिटिकल फ्लो पे, जो डेप्थ अचीव करेगा वो डेप्थ ये ना होकर अब वो डेप्थ इतनी रह जाएगी। मतलब कि जो y1 के करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ सी, उससे कम डेप्थ जो है वो स्लोप में अवेलेबल हो पाएगी। ठीक, तो ये जो डेप्थ जो होती है, जो कि सब सुपर क्रिटिकल फ्लो के बाद सब क्रिटिकल फ्लो पे हमें मिलती है सेक्शन 2 पे, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे रोलर्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये जो वाटर है वो काम हो जाएगा, तो इस जगह पर सेक्शन 2 फॉर्म हो जाएगा। सेक्शन 2 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर जो डेप्थ अवेलेबल है उसे हम लोग y2 नेम दे दें, तो y1 और y2 एक दूसरे की सीक्वेंट डेप्थ हो जाती हैं। सीक्वेंट, SEQUENT, सीक्वेंट डेप्थ हो जाती है। तो अगर सीक्वेंट डेप्थ को डिफाइन किया जाएगा तो होगा क्या सीक्वेंट डेप्थ, कि सेक्शन 1 पे सुपर क्रिटिकल फ्लो चल रहा है, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज होगा तो रोलर फॉर्म होंगे, एनर्जी लॉस होगा। वाटर की टेंडेंसी यानी फ्लो की टेंडेंसी यही होगी कि वो y1 के करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ को अचीव कर ले, लेकिन चूंकि एनर्जी लॉस हो जाएगा रोलर फॉर्म होने में, इसलिए वो अपनी अल्टरनेट डेप्थ पे नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि उससे थोड़ा कम डेप्थ अचीव कर लेगा। यही जो डेप्थ अचीव कर पाता है इसे हम लोग सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं। सेक्शन 1 यानी ये जहाँ से हाइड्रोलिक, ये पूरा फिनोमिना जो है, ये पूरा फिनोमिना हाइड्रोलिक जंप कहलाता है। तो सेक्शन 1 जहाँ से हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं टो ऑफ द जंप या फिर स्टार्ट ऑफ द जंप। टो ऑफ द जंप या फिर स्टार्ट ऑफ द जंप सेक्शन 1 को। और सेक्शन 2 जहाँ पर सेक्शन 2 के बल्कि पहले ही रोलर ख़त्म हो जाते हैं और इरेगुलरिटीज़ जो थोड़ी बहुत बची होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं सेक्शन 2 पर आते आते। तो जो सेक्शन 2 है उसे हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द जंप, या फिर हम लोग इसे हील ऑफ द जंप भी बोलते हैं। मतलब सेक्शन 1 जो है वो टो है, सेक्शन 2 जो है वो हील है, और सेक्शन 1 जो है वो स्टार्ट ऑफ द जंप है और सेक्शन 2 जो है वो एंड ऑफ द जंप है। अल्टरनेट डेप्थ्स हो गया, स्टार्ट एंड एंड हो गया। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ द जंप क्या होती है, तो लेंथ ऑफ द जंप होता है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द जंप। मतलब सेक्शन 1 यहाँ है, सेक्शन 2 यहाँ है, तो ये जो है ये पूरा होता है लेंथ ऑफ द जंप, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, LJ से, लेंथ ऑफ द जंप। और ये जहाँ से रोलर फॉर्म होने स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से जहाँ तक आपको रोलर दिख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द जंप रोलर। तो इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं LJR, लेंथ ऑफ द जंप रोलर। ठीक है, आई थिंक इतना अभी तक आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। अब आप ये समझिए कि ये जो हाइड्रोलिक जंप होता है, जो कि एक स्टडी RVF का एक एग्ज़ाम्पल है, तो ये हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कहाँ पर होता है, पहले तो थोड़ा सा ये समझिए। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कहाँ पे होगा, सपोज़ कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, यहाँ पर सपोज़ ऐसे गेट लगा हुआ है, इधर जो फ्लो है वो कुछ वाटर का फ्लो ऐसे चल रहा है। अब जब आगे ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, वाटर यहाँ से तो फ्लो आगे नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या
कि वाटर जो है वो यहाँ से ऐसे निकलेगा और फिर जैसे ही इस जगह पर निकलने लगा, जितना क्यू इधर से हो रहा था उतना ही क्यू यहाँ से पास होगा, तो जो अब अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो चुकी है। टोटल फ्लो जो यहाँ से जा रहा था वही फ्लो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं पास होने लगा, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डेप्थ कम हो गई, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब यहाँ पर कैसा फ्लो होने लगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होने लगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो होने लगा तो अचानक से डेप्थ कम हुआ है, तो ये आगे, अब तो यहाँ पर इसके पास स्पेस है, यहाँ पर तो इसके पास स्पेस नहीं था, इसलिए इसने अपनी डेप्थ कम की। लेकिन अब क्या है, इसके पास डेप्थ अवेलेबल है, तो करेगा क्या कि ये अपनी अल्टरनेट डेप्थ यहाँ से ऐसे पाने लगेगा। नहीं पा पाएगा तो यहाँ पर रोलर फॉर्म हो जाएंगे और फिर से थोड़ी देर के बाद ये अपनी डेप्थ फिर से अचीव कर लेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये, दोनों एक दूसरे की सीक्वेंट डेप्थ होंगी। ठीक, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस में आरवीएफ जो है, और ये पर्टिकुलर आरवीएफ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। इस चीज़ में बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, आप लोग स्टडी वैलिड फ्लो का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोग हाइड्रोलिक जंप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग क्या क्या देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ आरवीएफ आप लोगों ने देख लिया है। अब आप लोग देखिए हाइड्रोलिक जंप के यूजेस क्या क्या है। हाइड्रोलिक जंप के यूजेस में जब आप लोग देखते हैं तो देखा अभी आप लोगों ने कि एनर्जी लॉस बीच में रोलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीधी बात है कि इसे हम लोग, इसीलिए इसमें एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिसिपेटर बोलते हैं। तो ऐसे तो ये इसका पर्टिकुलर फिनोमिना है, इसमें होता ही ऐसा है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अपने जितने भी हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि सपोज़ कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो जैसे बनाइए आप लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, समझिए इसकी नेसेसिटी क्या है। सपोज़ ये इधर एक ऐसा पूरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है और इसमें ऐसे वाटर फिल है, जैसे डैम होते हैं, डैम में तो इसमें क्या होते हैं, कुछ इधर सेफ्टी गेट दिए जाते हैं कि अगर इसमें वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी अपर लिमिट तक पहुंच गया, फिर वाटर ऐसे ओवरफ्लो होने लगा सब ओर से, तो ऐसी सिचुएशन हम नहीं चाहते, तो हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर सेफ्टी गेट्स देते हैं। तो जब हमें ज़रूरत होती, ये हमारी लिमिट है वाटर का, इसके ऊपर जब वाटर जाने लगता है तो हमें लगता है कि वाटर जो है वो थोड़ा सा रेड एरिया में आ रहा है, तो हमें क्या करने होते हैं, सेफ्टी गेट खोल देने होते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम सेफ्टी गेट को खोल सकते हैं। तो अगर हम लोग सेफ्टी गेट को खोलेंगे तो जो सेफ्टी गेट है, जो ये दिख रहा है, ये एरिया, अगर हम इसको क्या करें, खोल दें, ऐसे कर दें, खोल दें, तो होगा क्या, ये खुल गया, ये एरिया खुल गया। जब ये एरिया खुल गया तो अब क्या होगा, वाटर जो है यहाँ से, जो सपोज़ ये इतना डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पर आ चुका है, वो डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है नीचे की साइड जाने लगेगा। जब नीचे की साइड जाने लगेगा तो जो यहाँ पर जो नीचे जो सरफेस डिज़ाइन है, ये वाटर जो है बहुत तेज़ी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे हिट करेगा, और जैसे यहाँ पर हिट करेगा तुरंत इससे क्या हो गया, ऐसे ऐसे वाटर जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल कितना डेप्थ हो जाएगा वाटर का, ये सब चीज़ें, प्लस क्या इस जगह पर जहाँ पर वाटर गिर रहा है, क्या इतना इसके पास किस स्ट्रेंथ के साथ ये डिज़ाइन है कि जितना वाटर यहाँ से आ रहा है वो जितना तेज़ी से इसको हिट कर रहा है, क्या इतनी स्ट्रेंथ इसको दी जा रही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो वाटर आ रहा है इसको स्टोर करना है या इसको आगे भेजना है, तो हमें कितना डेप्थ इसका आगे स्ट्रक्चर का डेप्थ हमें कितना रखना होगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कैसा हुआ, ये हाइड्रोलिक जंप हुआ। तो जब हाइड्रोलिक जंप हुआ तो हाइड्रोलिक जंप का कितना जिस सेक्शन पे जस्ट स्टार्ट हुआ उस सेक्शन पे कितना स्ट्रेंथ देना है, हमारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको, और आगे डेप्थ कितना डेप्थ तक ये ऊपर जाएगा, जब सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज होगा तो कितना डेप्थ आगे जाएगा, तो उस डेप्थ के लिए भी अवेलेबल स्ट्रक्चर का हाइट जो है वो होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाए,
यहाँ पे हमें एनर्जी कम करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो वाटर आ रहा है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी एनर्जी के साथ ये इस फ्लोर को हिट करेगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक जंप को एनर्जी डेसिपेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी डेसिपेटर की तरह ही यूज़ होगा, और भी यूजेस होते हैं। जैसे कि जब बहुत बड़ा कंटेनर है और उसमें हमें कोई केमिकल मिक्स करना है, जैसे कोई रॉ वाटर है जो कि क्या बोलेंगे, प्योर नहीं है वाटर, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, और उसे हटाने के लिए सपोज़ हमें कोई केमिकल मिलाना है, जैसे कि मान लीजिए हमें लाल दवा डालनी है, तो होगा क्या कि अगर हम एक ओर से डालते गए वाटर जो है वो एक ओर से डालते गए, वाटर पे जो दवा डालनी है वो एक ओर से डालते गए सिर्फ, और उसकी मिक्सिंग नहीं की हमने, तो वो जो हमने डाला है, जो हमने मेडिसिन डाली है वो एक ही एरिया पे रह जाएगी। जैसे कि ये एक कंटेनर है, इसमें यहाँ तक ऐसे वाटर फिल है, हमने क्या किया, कुछ हमने यहाँ से मेडिसिन ऐड की और हमने मिक्सिंग कुछ नहीं की, तो जितना मेडिसिन ऐड होता रहेगा वो यहाँ पर ऐसे ऐसे जमता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम मिक्सिंग करेंगे। जब मिक्सर्स लगाएंगे यहाँ पर, ये कुछ ऐसे मिक्सर्स लगा देंगे जो कि ऐसे ऐसे घूमेंगे, राउंड राउंड घूमेंगे, और ये जो भी मेडिसिन है उसको क्या करेगा, पूरे वाटर पे इक्वली जो है वो मिला देगा। जब ऐसा होगा तब क्या करेगा कि ये जो पार्टिकल हैं मेडिसिन के, वो क्या होंगे, सब जगह जाएंगे। अब जब सब जगह जाएंगे तो एक्यूरेट मिक्सिंग है कि नहीं, इसमें हमें इस वाटर को दूसरी जगह पर ले जाने पर वो कितनी स्पीड से मिक्स होगा, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें एनालिसिस के लिए हाइड्रोलिक जंप का हमें लेना पड़ता है, एनालिसिस हमें सीखना पड़ता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक जंप के क्या यूजेस हैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ फ्लो मेजरमेंट फ्लूम्स। फ्लो मेजरमेंट फ्लूम्स आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने वो सीखे होंगे, वियर्स, नॉचेज एंड वियर्स मैंने सिखाए थे आप लोगों को। तो वियर में होता क्या है, वियर में भी तो यही होता है। नॉचेज एंड वियर्स में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के एक पर्टिकुलर वॉल पे कुछ किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का हम लोग एक एरिया दे देते हैं, जिससे वाटर जो है वो बाहर की साइड फ्लो करता है। जब वो बाहर की साइड फ्लो करता है तो जितना फ्लो हो रहा होता है हम लोग इसे मेज़र करते हैं, तो इसे वही हमारी फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होती थी। तो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस भी तो अभी वही केस हुआ जो मैंने आपको बताया कि डैम में अगर आप थोड़ा सा गेट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो भी फ्लो मेजरिंग डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी हम लोग उसके ऑपरेशन को भी हम एफिशिएंट बनाने के लिए हाइड्रोलिक जंप के केस का स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, वो जो फ्लोर आगे आने वाला है उसको कितनी एनर्जी से हिट करेगा, सेक्शन 1 पे एनर्जी कितनी हमें चाहिए, और फिर आगे जाकर उसे कितना हाइट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए कि आगे जाने पर वो जो वाटर है वो इधर उधर ना फैले और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाए और ओवरफ्लो ना होने पाए। तो इसलिए हम लोग फ्लो मेजरिंग फ्लूम्स में भी हम लोग हाइड्रोलिक जंप का एनालिसिस सीखते हैं। मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स ये हो चुका है। टू ऐड इंटेंस मिक्सिंग एंड गैस ट्रांसफ़र इन केमिकल्स प्रोसेस इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। देखिए सी वाटर के डिसैलिनेशन से क्या मतलब है, कोई भी वाटर है जब वो इम्प्योर होता है और उसमें अगर ऐसी इम्प्योरिटी होती है कि उसे अगर हम लोग वाटर के एयर के कांटेक्ट यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएं तो वो इम्प्योरिटी अगर ख़त्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिसैलिनेशन प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है देखिए तो हम लोग एरेशन करते हैं। एरेशन में क्या होता है देखिए, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर नीचे से ऐसे ऊपर आएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे फव्वारे की तरह ऐसे उसे गिराया जाता है। जब ऐसे गिराया जाएगा तो ये नीचे सरफेस पे ये सारे वाटर ड्रॉप्स यहाँ पर गिरेंगे। किस एनर्जी से हिट करेंगे, कितना अभी आगे इनको सरफेस चाहिए कि ये आगे, इसका मतलब टोटल सरफेस कितना चाहिए होगा जिस पे ओवरफ्लो ना हो और स्ट्रक्चर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। तो ये एरेशन के टाइम पे ये यूज़ किया जाता है।
डिसैलिनेशन का भी जो सी वाटर होता है उसमें हम लोग सी वाटर पे क्या होता है, NaCl सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए भी हमें जो प्रोसेस होता है उसे डिसैलिनेशन बोलते हैं। डिसैलिनेशन के प्रोसेस में भी हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिक जम जो है वो फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए भी हमें हाइड्रोलिक जम का स्टडी करना पड़ता है। यानी इतने जो यूजेस हैं वो हाइड्रोलिक जंप के हैं, इनमें सभी में घुमा फिरा के बस एक ही बात होती है कि चूंकि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटर होता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वाटर कहीं पर जा रहा होता है तो उसके बाद उसे अचानक उसकी एनर्जी कम की जाती है, उसे हम लोग सब क्रिटिकल में चेंज करते हैं। तो जहाँ पर भी सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होगा, वहाँ पर हाइड्रोलिक जंप जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक जंप जो है फॉर्म होता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।